क्योंकि सच जरूरी है। यूपी उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा के साथ लागू हुई आचार संहिता। 690 विधानसभा सीटों पर 16 करोड़ मतदाता डालेंगे वोट। 100% वोटरों के पास होगा वोटर आई कार्ड। तोफान हो चुकी समाजवादी पार्टी में सुलह के लिए आजम की जोर आजमाइश। शर्तों पर रुकी बात, मुलायम फिर हो सकते हैं सपा प्रमुख। शिवपाल को केंद्र की राजनीति में मिल सकती है जगह, हालांकि यह फॉर्मूला है पुराना। 3 दिन तक चलने वाले यूपी प्रवासी दिवस का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करेंगे उद्घाटन। इस मौके पर उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की वेबसाइट भी होगी लॉन्च। 4 से 6 जनवरी तक चलेगा यूपी प्रवासी दिवस का कार्यक्रम। यूपी कांग्रेस की लखनऊ में महत्वपूर्ण बैठक। प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर, मुख्यमंत्री उम्मीदवार शीला दीक्षित, प्रभारी गुलाम नबी आजाद समेत प्रदेश के कई बड़े नेता बैठक में शामिल। बैठक में चुनावी कार्यक्रम को लेकर चर्चा। अमेठी से दिल दहला देने वाली तस्वीर, एक ही परिवार के 11 लोगों की बेदर्दी से हत्या। फांसी के फंदे से लटकता मिला परिवार के मुखिया का शव। बाकी सभी लोगों की गला रेत कर की गई हत्या। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐसे में यूपी चुनाव पर सबकी नजर है। यूपी आने वाले समय की राजनीति की दिशा बदलने की ताकत रखता है। नतीजे क्या होंगे ये तो परिणाम घोषित होने पर ही पता चलेगा, लेकिन आपको बताते हैं कि मौजूदा समय में यूपी विधानसभा की स्थिति क्या है। यूपी में कुल सीटें 403, समाजवादी पार्टी 229, बहुजन समाज पार्टी 80, भारतीय जनता पार्टी 41, कांग्रेस 28, आरएलडी 8। ये तो है मुख्य पार्टियों की हालत। अब बात उन मुद्दों की करते हैं जो यूपी विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा अहम किरदार निभा सकते हैं। यूपी के चुनाव में विकास, जातीय समीकरण, नोटबंदी, परिवारवाद, किसानों का समर्थन मूल्य, बेरोजगारी, बुंदेलखंड के बिगड़ते हालात जैसे मुद्दे अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। एक नजर अब उत्तराखंड के भी सियासी समीकरण पर जोर देते हुए। उत्तराखंड विधानसभा की फिलहाल तस्वीर। कुल विधानसभा सीटें 70, फिलहाल 58 सदस्य। कांग्रेस 26, बीजेपी 26, पीडीएफ 6। ये तो हुई विधानसभा की मौजूदा हालात की तस्वीरों की बात। अब एक नजर उत्तराखंड के उन मुद्दों पर देते हैं जो इस बार के चुनाव में गरमा सकते हैं। उत्तराखंड में बागी नेताओं का पार्टी बदलना, आपदा के दौरान घोटाले, विकास, नोटबंदी, पहाड़ों पर सड़कों के हालात, लोगों का पलायन, बेरोजगारी, पहाड़ों पर डॉक्टरों का न होना जैसे मुद्दों पर चुनाव होने की संभावना है। लेकिन जनता किस पार्टी और किस नेता पर भरोसा करेगी, किन नेताओं के वादों पर जनता को एतबार होगा, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो बिल्कुल बच चुका है और मंच सज चुका है। आप भी सावधान हो जाएं क्योंकि आपके दरवाजे पर भी कोई भी नेता कभी भी दस्तक दे सकता है। नेताओं का आदर सत्कार तो आप करें, लेकिन किसी के समर्थन में उनका फैन न बने, क्योंकि ये वक्त आपका है। ये वक्त आपके हिसाब किताब मांगने का है। ये वक्त नेताओं के भाषण सुनने से ज्यादा इस बात का आकलन करने का है, इस बात की तस्दीक करने का है कि बीते 5 सालों में आपने जिसे वोट दिया था उसने किया क्या,
उसने आपके घर के आगे की सड़क बनवाई या नहीं, या फिर जो आपके मोहल्ले का चौराहा है वो चौड़ा हुआ या नहीं, नोटबंदी से आपके जीवन में कितना फर्क आया, यह भी सोचने का दौर है। यह वक्त यह भी तय करने का है कि आपके लिए कौन सी पार्टी बेहतर है और कौन सा नेता। याद रखिएगा, नेता चाहेंगे कि चुनाव किसी के चेहरे पर हो, वो पक्ष का नेता हो या फिर विपक्ष का नेता हो, सबकी कोशिश होती है कि चुनाव का केंद्रीकरण हो जाए। लेकिन आप वोट जरूर विकेंद्रीकरण की अपनी रणनीति पर दीजिएगा और अपने मुद्दों को, अपने एजेंडों को अपने जहन में रखिएगा। प्राइम न्यूज जब से चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ है लगातार नजर बनाए हुए है। अभी भी हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है, जल्दी से अपने पैनल से हम आपका तारुफ करा दें। आज हमारी इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ एडिटर इन चीफ प्राइम न्यूज मोहसिन खान साहब हैं, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर प्राइम न्यूज मारूफ रजा साहब हैं। इसके अलावा हमारे साथ कई मेहमान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से जुड़े हुए हैं। रमेश चंद्र मिश्रा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हमारे साथ चंद्रशेखर पांडे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए, नेता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। बहुत स्वागत है लखनऊ स्टूडियो के पैनल का। हमारे साथ कुछ मेहमान उत्तराखंड से भी जुड़े हुए हैं। रतिमान त्रिपाठी साहब हैं, सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ गरिमा दसोनी जुड़ी हुई हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड। और हमारे साथ अनूप गौराला साहब जुड़े हुए हैं, आप सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार हैं। अब से कुछ ही देर में और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। देखिए, चुनावों के ऐलान के बाद अब जो निगाहें टिकी हैं वो इस बात पर टिकी हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही जगहों पर कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो मतदाता के जेहन में होंगे। यानी जब वोटर पोलिंग बूथ पर लाइन में खड़ा होगा, अपनी बारी का इंतजार कर रहा होगा, तो वो क्या सोचकर वोट डालने जाएगा, कौन सी पार्टी का एजेंडा उसके लिए मुफीद है, कौन सा नेता जो उसके इलाके में खड़ा है उसको वो पसंद करता है। इसलिए प्राइम न्यूज इस मौके पर आज से ही यह अपील भी कर रहा है कि आप अपनी तरक्की के लिए लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा जरूर लीजिएगा और अपने मसले मसाइल देखिएगा। राजनीतिक दल अपनी अपनी बातें आपके सामने रखेंगे, लेकिन आप अपने होशो हवास का परिचय जरूर दीजिएगा। इस लंबी डिबेट में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस राजनीतिक दल की धमक ज्यादा दिखाई देगी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इन चुनावों पर असर डालेंगे, या कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनका टेस्ट इस चुनावों में होगा। हमने पिछली डिबेट में देखा था, और इसी तरह से हम उत्तराखंड के मसलों को भी समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा राजनीतिक दल चुनाव की इस दहलीज पर कहां खड़ा हुआ है, किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम पत्रकारीय टिप्पणियों से शुरू करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम पॉलिटिकल पैनल के पास जाएंगे, क्योंकि आज का जो वक्त है, जो दौर है, वो हर राजनीतिक दल अपने अपने दावे और अपने अपने वादे कर रहा है। 11 मार्च को जब मतगणना है, काउंटिंग है, उससे पहले कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि हम चुनाव हारने जा रहे हैं। कोई राजनीतिक दल ये मानता भी नहीं है, और अच्छी बात भी है। सबसे पहले हम मोहसिन साहब आपके पास आएंगे। हमने जो 1.5 घंटे की पिछली चर्चा की उसमें बहुत सारी चीजों को समझा। अब हम जरा समझना चाहते हैं थोड़ा सा विस्तार में कि नोटबंदी, समाजवादी पार्टी की गुटबंदी, डेवलपमेंट जिसका जिक्र आपने पिछली बार किया था पिछली डिबेट में, करप्शन, इसके अलावा जो यूपी के अलग अलग इलाकों के लोकल इश्यूज हैं। अगर हम पूर्वांचल को देखें तो वहां इंसेफ्लाइटिस का एक बड़ा मुद्दा है। बुंदेलखंड का सूखा, बुंदेलखंड का विकास अपने आप में एक मुद्दा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप आ जाएं तो जातीय समीकरण, इसके अलावा कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बड़ा मसला है। कुल मिलाकर इन टोटलिटी उत्तर प्रदेश के मतदाता के जेहन में कौन से बड़े मुद्दे आपको दिखते हैं जब वो लाइन में खड़ा होगा, जब वो ईवीएम का मशीन का बटन दबाएगा? क्या वो बड़े मुद्दों पर फोकस करेगा आपके तजुर्बे और निगाह में, या फिर चूंकि ये प्रदेश का चुनाव है उसके लिए नेता, अपना लोकल नेता, उसकी छवि, अपने इलाके का विकास, ये मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे? मतदाता गुटबंदी, नोटबंदी, कानून व्यवस्था, इन चीजों से ज्यादा प्रभावित होगा, या उसकी अपनी सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, उम्मीदवार की छवि, उसका बैकग्राउंड, उसका आपराधिक बैकग्राउंड तो नहीं है, इन चीजों पर ज्यादा वोट करेगा?
दोनों चीजें राजीव जी, दोनों चीजें देखिए। मतदाता क्योंकि लोकतंत्र के समय में, क्योंकि लोकतंत्र में ये ऐसा समय आता है जब मतदाता ये विचार करने के लिए, ये हिसाब किताब करने के लिए तैयार होता है कि जो सरकार उसने चुनी थी, जो पहले उसने प्रतिनिधि चुने थे, उन्होंने कितना काम किया है या नहीं किया है। ये वो समय है जब मतदाता उसका जवाब देगा, क्या सरकार ने काम किया, क्या जो उनका पहले प्रतिनिधि था उसने काम किया या नहीं किया। मुद्दे बहुत सारे हो सकते हैं। निश्चित तौर पर लोकल मुद्दे जो होते हैं, सड़क, बिजली, पानी, इसका हिसाब किताब वो करेगा जिससे डेली यूज में वो जूझता है। इसके अलावा सरकार का, अगर हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था का जो मामला है वो गरमाएगा। कानून व्यवस्था की बात होगी। विकास के जिन दावों की अखिलेश यादव बात कर रहे हैं, उन दावों में जमीन पर कितनी सच्चाई है, इसका भी एक टेस्ट होगा। क्योंकि बीजेपी भी विकास की बात कर रही है, अखिलेश यादव भी विकास की बात कर रहे हैं, तो जनता ये देखेगी कि किसके विकास के दावों में वाकई में सच्चाई है। बहुत सारे मुद्दे इसमें अलग अलग फैक्टर होंगे। बुंदेलखंड के अपने अलग दिक्कतें हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप आएंगे अलग दिक्कतें हैं। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने ये साफ कर दिया है कि चुनाव में जाति बिरादरी के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। लेकिन मुझे इसमें कुछ अंदेशा है। जहां बात उत्तर प्रदेश के चुनाव की हो रही हो, वहां निश्चित तौर पर चाहे मंच से बात हो या ना हो, लेकिन जातीय समीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो जो रणनीतियों में शामिल है ये चीज। हमारी चिंता इस बात को लेकर भी है कि हमने, हालांकि केंद्र का चुनाव कुछ उस मिजाज का चुनाव होता भी है, लेकिन 2014 का चुनाव हमें यह तजुर्बा करा गया है कि अगर बड़े चेहरों के बीच में चुनाव हो तो मुद्दे थोड़ा सा पीछे छूट जाते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो प्रादेशिक चुनाव हैं, जो प्रदेश विधानसभाओं के चुनाव हैं, क्या उनमें भी चेहरे बड़ी भूमिका निभाएंगे, जैसा तजुर्बा हमने 2014 में किया है? मारूफ साहब, क्या विश्लेषण है, क्या एक नजरिया है? क्या बीजेपी कह रही है कि साहब हम चुनावों से पहले कोई चेहरा नहीं उतार रहे हैं, अपनी किसी रणनीति पर ही कह रही होगी, उनके नेता मानने को तैयार नहीं होते, जब हम उनसे सवाल पूछते वो ये कहते हैं कि हमारा संगठन वगैरह वगैरह। लेकिन क्या चेहरा असर डालता है? और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे प्रदेशों का मिजाज ये बताता है कि वहां चेहरा महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश वो सूबा जिससे होकर केंद्र का रास्ता जाता है, हम हर बार डिबेट में ये बात कहते हैं, कैसे देखें? बिल्कुल, चेहरा बहुत मायने रखता है और जाहिर सी बात है चेहरों को लेकर के राजनीति चलती भी और राजनीति चमकती भी है। और खास करके जिस द्वंद्व के दौर से इस वक्त उत्तर प्रदेश गुजर रहा है, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि चेहरा जो एक स्थायित्व का, एक विकास का, एक निरंतरता का जो प्रतीक है, अगर वो नहीं है तो कहीं ना कहीं जो मतदाता है वो भ्रम की स्थिति में होता है कि अगर चेहरे को नहीं लिया, कल को कोई पैराशूट से उतारा गया नेता बना दिया मुख्यमंत्री, जो ना प्रदेश को जानता है, ना प्रदेश की राजनीति को जानता है, ना उनकी समस्याओं को जानता है, तो उनको ढोने के अलावा और कुछ रहेगा नहीं। तो इसलिए चेहरा बहुत जरूरी है। हालांकि बीजेपी के पास अपने विकल्प है, ऑप्शन है, वो कहते हैं कि उनके पास गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं। जाहिर सी बात है गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं, लेकिन बसपा का एक चेहरा साफ है कि मायावती सामने है। इसी तरीके से सपा में अखिलेश यादव साहब दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस में भी एक चेहरा अपने आप नजर में आता है, लेकिन बीजेपी में वो स्थिति साफ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते से जो द्वंद्व चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव को बहुत दिलचस्प, बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है। तो चेहरे के साथ साथ विकास की परिभाषाएं जो अलग अलग पार्टियां बता रही हैं, वो कितना टच करती हैं लोकल वोटर्स को, वो मायने रखती हैं। जो वादे किए गए थे मैनिफेस्टो, खास करके उन विधायकों का टेस्ट होगा कि उनके अपने वादे, उनके अपने स्थानीय चुनाव में कितना असर डालते हैं, कितना उन्होंने वादे जो किए थे वो पूरे किए कि नहीं किए, उस कसौटी पर वो खरे उतरे कि नहीं उतरे व्यक्तिगत तौर पे। क्योंकि विधायक जो है डोर टू डोर हर एक व्यक्ति को जानता है और वो व्यक्ति अपने विधायक से जुड़ा होता है। अगर वो नहीं पहचानता, उनके मुद्दों को नहीं जानता, उनका खड़ंजा, उनका बिजली, उनका पानी, उनकी कानून व्यवस्था और उनकी खुद की जो रोज की दिनचर्या होती है, जरूरतें होती है, अगर वो उसको लेकर के आगे नहीं आ रहा, तो जाहिर सी बात है अब वो दिन लद गए कि सिर्फ पार्टी के नाम पे या चेहरे के नाम पर चुनाव जीते जाते थे। अब जनता कहीं जागरूक हो गई, वो जानना चाहती है कि ये वाकई हमारे काम का है कि नहीं है। वो व्यक्तिगत तौर से मुझे, मेरे परिवार को मेरे नाम से जानता है कि नहीं जानता। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वोटर और नेता के बीच में इसके अलावा कोई संबंध नहीं होता। तो कुल मिलाकर चेहरा असर डालता है। बिल्कुल। इसी बात से जोड़कर, इससे पहले कि हम जाएं लखनऊ और देहरादून, फिर बीजेपी किस रणनीति के, बीजेपी भी ये बात अच्छी तरह जानती होगी, फिर बीजेपी के साथ क्या दुविधा की स्थिति है
कि वो सारी चीजें जानने के बावजूद चेहरा पेश करने की स्थिति में नहीं है। गैलेक्सी ऑफ लीडर होने के बावजूद वो एक चेहरा प्रोजेक्ट नहीं कर पा रही है। उसकी इस रणनीति के पीछे क्या है? ये ऊपर से रणनीति कही जा रही है, दरअसल ये नीचे से कमजोरी है या कुछ और है? नहीं, देखिए पते की बात है, और क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे लीडर्स उनके पास है और बहुत सारे लीडर्स दूसरी पार्टियों से भी टूट करके आए हैं, तो कहीं ना कहीं धर्म संकट दोनों प्रदेशों में, आप चाहे उत्तराखंड की बात करें, 10 बड़े चेहरे, महत्वाकांक्षी चेहरे, दिग्गज चेहरे जिनकी अपनी एक पैठ है, वो आए बीजेपी में, तो वहां एक धर्म संकट है। ऐसे ही एक धर्म संकट यहां पर भी है। अगर पहले से किसी भी चेहरे का अनाउंसमेंट हो गया, प्रोजेक्शन हो गया, तो अपने आप में पार्टी कई हिस्सों में बटी नजर आएगी, क्योंकि हर एक नेता का अपना एक जनाधार है, समर्थक ग्रुप है, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। अगर वो अनाउंसमेंट हो गया तो विद इन द पार्टी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट निकल के आते हैं, तो बीजेपी उससे बचना चाहती है, और बचने के लिए बीजेपी के पास ऑप्शन है कि वो जब चुनते हैं उसके बाद उनका विधान दल का बैठक होती है, उसके बाद तय किया जाता है कि नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये प्रोसेस हालांकि हर पार्टी में कमोबेश है, लेकिन बीजेपी ये भी कहती है कि हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम चेहरे के साथ भी खड़े हुए और चेहरे के बगैर भी खड़े हुए, अलग बात है। लेकिन ये दोनों, खास करके उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये बड़ा मायने रखता है। अगर ये बात साफ नहीं होती तो इस द्वंद्व की स्थिति में वहां वोटर भी रहेगा और ये चुन पाने में बड़ी असहजता महसूस करेगा कि आखिर मैं किसको वोट देने जा रहा हूं और क्यों वोट देने जा रहा हूं। तो वो जानना चाहता है कि आखिर वो जो मुखिया है वो कौन होगा। चूंकि बात हो रही है डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट जाहिर है इस पर राजनीतिक दल फोकस कर रहे हैं, लेकिन इंडियन वोटर के बारे में एक बात और कही जाती है कि हमारे देश का जो मतदाता है वो समझदार तो जरूर है, वोटर जागरूक भी है, लेकिन ऐसा कहा जाता है, तमाम विश्लेषक ये मानते हैं कि उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी है। हमारा वोटर भूलता भी उतनी ही जल्दी है। क्या वो उस भूलने की आदत के बीच इन चीजों का आकलन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये भी हम थोड़ा समझेंगे। हमारा जो पॉलिटिकल पैनल है वो इंतजार कर रहा है कि हम सवाल लेकर उसके पास आए। इससे पहले चूंकि रतिभान त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और रतिभान त्रिपाठी जी 2000, देखिए हम बहुत पीछे नहीं जाते, जब दर्शकों को या जनता को ये बीमारी है ही, मोटा मोटी ऐसा कहा जाता है, हमारा ये आरोप नहीं है, तो हम बहुत पीछे नहीं जाते। हम 2012 और 2014 तक ही रखते हैं। 2012 में उत्तर प्रदेश में फुल मेजॉरिटी की सरकार आई, अखिलेश यादव उस सरकार के मुखिया हुए, तजुर्बा हम लोगों के सामने है। 2014 में केंद्र में फुल मेजॉरिटी की सरकार बनी, बीजेपी को अभूतपूर्व मैंडेट मिला, उदाहरण हमारे सामने है। ये जो 2017 का चुनाव है, अब चूंकि घोषणा हो चुकी है, रतिभान त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों को मिलाकर बताइएगा, उत्तर प्रदेश पर फोकस रखिएगा कि कौन सी चीजों के लिए, अपनी किन चीजों के लिए यह चुनाव याद रखा जाने वाला है, कौन सी चीजें हैं जो इस बार के चुनाव में दांव पर लगी होंगी? जहां तक हम कहेंगे उत्तर प्रदेश से पिछले 5 सालों से कानून व्यवस्था लगातार मुद्दा बनी गई है, और ऐन वक्त पर मोदी जी की नोटबंदी ने कुछ अलग किस्म का माहौल खड़ा किया है। तो इन दोनों विषयों को लेकर चुनाव केंद्रित होगा। एक तरफ उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और विकास का मुद्दा होगा, दूसरी तरफ नोटबंदी एक समस्या के रूप में खड़ी होगी। भारतीय जनता पार्टी नोटबंदी को इग्नोर कर रही है, उसको समस्या नहीं मान रही, वो ये मान रही है कि नहीं, जनता को इससे कोई खास परेशानी हुई ही नहीं, खास की बात ही नहीं है। और उत्तर प्रदेश की मौजूदा जो सरकार है उसके मुखिया जो अब इस समय 2 हो चुके हैं, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव, इन दोनों के बीच भी अभी जो प्रतिद्वंदिता है इसका तो असर क्या होगा ये समय बताएगा, और इसमें कितना बदलाव आएगा ये अलग परिस्थितियां होंगी। लेकिन समाजवादी सरकार इस बात का दावा कर रही है कि उससे ज्यादा विकास अब तक किसी ने नहीं किया। ये सही है कि विकास की दिशा में कदम बढ़े, विकास हुआ भी होगा, लेकिन विकास के बाद की जो कल्पना जनता के लिए है, जो दूसरी पार्टियों के लिए है, वो वैसा हुआ नहीं है। और जो योजनाएं विकास के नाम पर चलाई गई, जो शुरू की गई, वो बहुत ही इमेच्योर तरीके से उनको प्रस्तुत किया गया। योजनाएं गंभीर थी, विषय बड़े थे, लेकिन इन लोगों ने उसको इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर बहुत अच्छे से नहीं किया है। सारी योजनाएं, 11 योजनाओं को मैं अभी तत्काल गिना सकता हूं, 11 ऐसी बड़ी योजनाएं हैं जो अधूरी हैं और उनके नाम पर वोट मांगने की तैयारी है।
कानून व्यवस्था इस सरकार का सबसे बड़ा विषय रहा है। शुरुआत से ही अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने, लोगों को उम्मीद थी कि कानून व्यवस्था वो ठीक करेंगे, लेकिन 5 सालों तक लगातार उत्तर प्रदेश अराजकता के दौर से गुजरा और इस सरकार ने हमेशा यह कहकर टालने की कोशिश की कि नहीं, हमारी कानून व्यवस्था अच्छी है, बेहतर है, हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये 2 विषय हैं, जो विकास और कानून व्यवस्था, इनके बीच चुनाव लड़ा जाएगा। तीसरा विषय जो आया है नोटबंदी का, वो एक बड़ी समस्या के रूप में तो है, लेकिन नोटबंदी लागू करने वाली जो पार्टी और जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार, वो इसको समस्या मान नहीं रही है। लेकिन विपक्षी जो प्रमुख विपक्षी दल हैं यहाँ के, मायावती की बहुजन समाज पार्टी और अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी, ये दोनों पार्टियां इस नोटबंदी को गंभीर समस्या मान रही हैं। कांग्रेस भी एक महत्वपूर्ण दल है और राष्ट्रीय दल है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसकी प्रासंगिकता उस हद तक नहीं है जैसी होनी चाहिए। उसकी सीटों की संख्या भी 2012 की 28 जाहिर कर रही है कि नहीं, वो किस हद तक प्रदर्शन कर पाएगी, समय बताएगा। 2009 का लेकिन असल बात जो है, एक बार कह लेने दीजिए। देखिए, एक विश्लेषण आ जाने दीजिए, आपको पूरा मौका मिलेगा, आप अपनी बात रखिएगा। और ये तो चलेगा अभी 11 तारीख तक, जब तक काउंटिंग नहीं हो जाएगी, मतगणना नहीं आ जाएगी और एक असली जनादेश जनता का सामने नहीं आ जाएगा। रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहकर गए हैं, राजीव जी, हम आपके साथ विकास को केंद्रित करेंगे, जातिवाद और संप्रदायवाद को केंद्रित नहीं करेंगे। लेकिन अभी कल ही बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने जो सीटों की घोषणा जरूर नहीं की उम्मीदवारों की, लेकिन उन्होंने 2 बातें की हैं। एक तो जातिवादी आधार और सांप्रदायिक आधार पर उन्होंने आंकड़ा जो पेश किया है, ठीक है, कि कितने परसेंट सीटें किस समुदाय को मिलेंगी। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश का सरासर उल्लंघन और उपहास है। ये भी एक विषय चुनाव में शामिल होना चाहिए और होना होगा। ठीक है, हो सकता है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ना करें, लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से तो अपेक्षा जनता की होगी या लोगों की होगी। प्रतिभान त्रिपाठी जी, इसको मुद्दा बनाएं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और उसका डिसीजन और उस पर राजनीतिक दलों का रिएक्शन, ये चर्चा आगे लंबी जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और उसके डायरेक्शन का राजनीतिक दल कैसे और कितना पालन करते हैं। हमारी भी निगाह इस पर रहेगी। हमारे साथ अनूप गैरोला साहब जुड़े हुए सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार हैं, देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि उत्तराखंड में किन मुद्दों की धमक इस चुनाव में दिखाई देने वाली है? पहाड़ के वो कौन से मुद्दे हैं जो वोटर के मूड में होंगे जब वो वोट करने जा रहा होगा? देखिए, पलायन के साथ साथ रोजगार और इसके अलावा आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में विकास की जो योजनाएं चली, उस योजनाओं का असल लाभ क्या हुआ, ये प्रमुख 3 मुद्दे तो रहेंगे ही। इसके अलावा लोगों के मन में, खासतौर से गढ़वाल और कुमाऊं के लोगों के मन में जो एक बात सालती रहेगी, वो ये सालती रहेगी कि जिन मुद्दों को लेकर पहले भी चुनाव हुए, उनमें 2 बड़े मुद्दे हल नहीं हो पाए। एक तो स्थायी राजधानी का मुद्दा वहीं का वहीं रह गया, और दूसरा जिलों की जो घोषणा पूर्व में की गई थी, वो मामले फिर वहीं के वहीं ठप रख गए। ठीक है। इसके अलावा पहाड़ में शिक्षा, जल, बिजली, रोजगार, ये समस्याएं भी अहम मुद्दे बनेंगी, और इसी को लेकर लोग जो है चिंतन और मनन की स्थिति में आ रहे हैं। अनूप जी, नोटबंदी मुद्दा होगा या नहीं होगा, या फिर नोटबंदी एक अंडर करंट की तरह काम करेगा? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, नोटबंदी को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने जो महाभारत छिड़ी हुई है, उसमें एक तरफ भले ही भाजपा ये कहती हो कि नोटबंदी का कोई असर नहीं होगा, नोटबंदी के साथ पूरा देश साथ में है, उत्तराखंड के लोग साथ में हैं, लेकिन ये आप तय मानिए कि कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर अंडर करंट तो चलेगा। मेरा अपना ये मानना है कि नोटबंदी का क्या असर पड़ा है, इस पर निश्चित तौर पर वोटर इसको अपने दिमाग में रखेगा और वोट डालेगा। यानी वोटर के एजेंडे में ये एक बड़ा मुद्दा होगा, ये एक बड़ा मुद्दा होगा और ये असर दिखाएगा राजनीतिक दलों का ऑब्जर्वेशन। जी, राजनीतिक दलों का ऑब्जर्वेशन चाहे जो भी हो। अब हम जल्दी से पॉलिटिकल रिएक्शन ले लेते हैं एक एक बार, और उसके बाद हम प्रदेश वाइज और उसके मुद्दों और राजनीतिक दलों के हिसाब से फोकस करेंगे। सबसे पहले हम आना चाहते हैं चंद्रशेखर पांडे जी आपके पास। उससे पहले हम परिचय करा दें, हमारे साथ विनय गोयल जी जुड़ चुके हैं। विनय गोयल जी सीनियर लीडर हैं, बीजेपी के और प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। विनय जी, आपका बहुत स्वागत है। हम आते हैं सर आपके पास।
ये बताइए चंद्रशेखर पांडे जी, अभी रतिभान त्रिपाठी जी विश्लेषण कर रहे थे तो वो ये बता रहे थे कि डेवलपमेंट मुद्दा तो है जी। लेकिन अधूरी योजनाओं पर वोट मांगने की तैयारी है और उस पर कानून व्यवस्था की चोट है, परिवार में पहले से झगड़ा है। तब फिर हम कैसे ये माने कि जो दोबारा सत्ता हासिल करने का जो सपना है वो समाजवादी पार्टी का पूरा हो सकता है? राजीव जी, मैं आपके तीनों पॉइंटों का बहुत अच्छे से जवाब देना चाहूंगा। पहला पॉइंट आपने लास्ट में शुरू करता हूं, पारिवारिक विवाद का। मैं आपको बता दूं कि पारिवारिक विवाद जैसा कोई चीज नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि इस दुनिया के हमारे भारतीय राजनीति में हर दल का एक जनरेशन चेंज आता है। वरिष्ठ पत्रकार हैं आप अभी 2014 में आपने देखा है, उससे पहले भी रेगुलरली देखा है हर दल में। कांग्रेस के समय, इंदिरा गांधी जी के समय हुआ था, अभी मोदी जी ने। जब भी जनरेशन चेंज होता है तो जनरेशन चेंज कभी भी स्वाभाविक एकदम आराम से स्विचिंग नहीं होती है। वो थोड़ा सा जब जनरेशन चेंज होता है तो वो डिस्प्यूटेड आता है और बड़े आराम से मैं थोड़ा पूरा कर दूं राजीव जी, तो उसमें जब भी होता है तो उसमें ये डिस्प्यूटेड आएगा। कभी ये मसले पार्टी के टॉप लेवल पे जाकर के जनता में डिस्प्यूटेड हो जाते हैं, कभी वो चुनाव आयोग में। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो नेता होता है वो जनता से होता है। नेता और अभिनेता ये पैदा नहीं किए जाते हैं। ये आप एक बार पद किसी को दे सकते हैं पर जनता उसको स्वीकार करती है। और आप इस चीज को आपको मानना पड़ेगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का ये पूरा जो कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में स्वाभाविक तौर पे अखिलेशवादी पैदा हुए। और मैं इन कई घटनाएं ऐसी हुई जिसकी मैं दिल से निंदा करता हूं, परंतु उसको उदाहरण लेना पड़ेगा क्षमा मांगते हुए कि ये होनी नहीं चाहिए। कि ये दक्षिण भारत में ऐसी घटनाएं होती थी कि लोग जान देते थे, जला लेते थे इस तरीके से। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि ये नहीं होना चाहिए, मैं भी कहता हूं ऐसा होना नहीं चाहिए। पर एक मतलब विचारधारा में ही समाजवाद बट गया। कोई ऐसा व्यक्तित्व उभर के आया है जिसके लिए युवा, चंद्रशेखर जी, विचारधारा आपके कहने का अर्थ ये है कि विचारधारा में ही समाजवाद बट गया, वो दो हिस्सों में चला गया। कुछ लोग मुलायमवादी हो गए, कुछ लोग अखिलेशवादी हो गए। नहीं, समाजवाद नहीं बटा है। नहीं, वादी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कुछ लोग अखिलेशवादी हो गए। मैंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी के अंदर जी नहीं, समाजवादी पार्टी के अंदर किसी व्यक्तित्व का इतना तेज जनप्रतिनिधि के रूप में जनता ने उनको आगे किया। और जनता की इच्छा हमारे दल में कुछ चीजें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट ये हो रही थी जो बार बार उलटफेर से उसको, उस उलटफेर को और ढेर सारे आरोप थे जिन चीजों को सुधार नहीं हो पा रहा था, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और एक ऐसी स्थिति आई कि जब ये लगा कि अब ये हो जाना चाहिए। और ये सारी चीजें आज की डेट में इतिहास हैं जो इतिहास में दर्ज हो चुकी है। बचा है केवल एक चीज की, अगर चुनाव आयोग या जो भी चुनाव निशान का या पार्टी का तकनीकी पहलू मात्र अब बचा हुआ है और उस तकनीकी पहलू का 9 तारीख के पहले पटाक्षेप हो जाएगा। और अखिलेश यादव जी यानी कि समाजवादी पार्टी का 99.9% कार्यकर्ता नेता, 9 तारीख को क्या होने वाला है? 9 तारीख के अंदर ये मैटर क्लोज हो जाएगा। 10 तारीख से नहीं, इन 4-5 दिनों में क्या होगा ये तो बता दीजिए। ये पार्टी का समस्त चीजें क्लोज, विवाद क्लोज होगा। जी मैं बता दे रहा हूं, 9 तारीख के पहले हमारे लिए देखिए एक चीज है, आज की डेट में माननीय मैं 4-5 दिनों में यह होना है कि ये समस्त विवाद, जैसे मैंने कहा कि जनरेशन जो चेंज की प्रक्रिया है ये पूरी कर ली जाएगी। 10 तारीख से हम लोग पूरी तरीके से अभी जो हम आगे बात कहने जाएंगे उस जनता के बीच में जाने के लिए और अखिलेश जी के जो कार्य हैं, जो विकास के जबरदस्त कार्य हैं, जो लाइन ऑर्डर पे कार्य हैं, उन कार्यों को जनता जो ऑलरेडी जान रही है उसको हम उसके बीच जाएंगे। आज चुनाव अनाउंस हुए हैं, हम आपके जोश पर कोई असर नहीं डालना चाहते। कौन सा विकास भाई? वो विकास तो परिवार में ही कटघरे में खड़ा है। ये ऐसा विकास है जिस पर परिवार ने कभी सहमति की मोहर नहीं लगाई। ये ऐसा विकास है जिस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव, अब तो 2 मुखिया है, चुनाव आयोग में अंतिम फैसला होगा। लेकिन ये जो आपने विशेष अधिवेशन बुलाया, इससे पहले जो मुखिया थे एक मात्र मुलायम सिंह यादव, वही इस विकास को कटघरे में खड़ा करते रहे। तो कौन सा विकास?
विकास तो विवादों में है, वो सिर्फ विपक्षियों के लिए नहीं है, आपके घर में भी है। ध्यान नहीं दिया कि हमारे नेताजी ने 50 बार में ये बात कहा कि ये पूरे सार्वजनिक मंच से कहा और जनता के बीच में कहा, नेताओं को उन्होंने डांटा, कहा उन्होंने कि विकास नहीं हो रहा, उन्होंने कहा कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, ऐसा उन्होंने बार बार ये कहा कि बाकी पार्टियों को देखो वो चुनाव की तैयारी में लगी है, आप लोग अभी तक तैयारी शुरू नहीं कर पाए। देखिए दोनों ये कहा उन्होंने, हमने सुना राजीव भाई 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस होता है बात कर लें, फिर उस लाइन पर ऑर्डर भी पे नेताजी आएंगे। नहीं चूके, मैं उन्होंने उनके वहीं से आईना दिखाया। जी 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 मैं पहले विकास पे बात कर लूं, फिर आपके इस लाइन ऑर्डर पे भी आ जाएंगे। तो नेताजी ने सर्वोच्च हमेशा सबको यही डांट लगाई कि इतना विकास मेरे कार्यकाल में, उनके शब्द हैं कि मेरे राजनीतिक जीवन में किसी मुख्यमंत्री को करते नहीं देखा। यह सत्य है। डांटने के बावजूद उन्होंने कहा इस विकास को जनता तक ले जाओ, आराम ना करो, पैसे के चक्कर में ना पड़ो, ये कार्यकारी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के काम से नहीं, कई लोगों के काम से नाराजगी उनको थी कि ये लोग, जैसे उन्होंने अपनी नाराजगी जताई। तो एक विकास की जहां तक बात है, मैं इस लाइन को बस पूरा करूं क्योंकि भाई लोग हमारे काफी बोलेंगे अभी। मैं आपको एक आश्चर्यजनक चीज विकास के बारे में मैं बता दूं कि अभी तक का पहली ऐसी सरकार 70 साल में यूपी को मिली जिसने एक चुनाव का घोषणा पत्र किया और उस घोषणा मात्र 5 साल के पीरियड में पांडे जी देखिए उलझ जाएंगे, बातें हो जाएंगी लंबी, लगा के सब पे एक पांडे जी आज हमारे पास पैनल बड़ा है, लखनऊ से लेकर देहरादून तक हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। हमें आज की इस चर्चा में दोनों प्रदेशों के राजनीतिक दलों की स्थिति, दोनों प्रदेशों के मुद्दों की स्थिति और वोटर का मूड सब कुछ टटोलना है। देखिए सर, आप जितनी बातें कह रहे हैं, अब आप मैनिफेस्टो पर आएंगे तो फिर वहां बातें उलझ जाएंगी। मुसलमानों को आरक्षण का वादा किया था, हम 85 डिबेट इस मुद्दे पर कर चुके, कहां है? ये भी आपके घोषणा पत्र का ही हिस्सा था। आप समझिए, मैं वहीं पे आ जा रहा हूं, मैं वहीं पे आ जा रहा हूं। मैं आपको ये मत कहिए सर, अधूरा जो आपने कहा अधूरा का, तो मैं बता दूं आपको कि ये कई एक चीज मैं ये कह रहा हूं कि अधूरा जिसे आप बोल रहे हैं, हो सकता है आप ये उसको टेक्निकली भाषा में कहें, कभी तो 1.5% बका है, या कोई कहते अभी 5% काम बाकी हुआ, पर ये मामूली नहीं है कि उत्तर प्रदेश जैसे एक राज्य सरकार ने एक लक्ष्य लिया और मात्र 23 महीने के भीतर 302 किलोमीटर की एक्सप्रेस 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे इस तरीके का बना दिया। और इतने नहीं है, 58 जिलों को 4 लेन से कनेक्ट कर दिया। मैं अपने भाइयों से, वरिष्ठ पत्रकार से मैं पूछना चाहता हूं, वो 99 नहीं, 95 नहीं, वो 90% पूरे भारत में उदाहरण देते। मैं ये आंकड़ा दे रहा हूं, 300 किलोमीटर। एक ये बता दे कि आपने जितना यूपी में किया है, इतना मैंने पूरे भारत के सारे हिस्सों को जोड़ के किया है। 103 किलोमीटर नहीं किया है, इतना नहीं है। जल्दीबाजी, आज चुनाव की आचार संहिता लग गई, आचार संहिता लग गई, हमें मालूम है, आपको भी मालूम है कि कार्यवाही चालू हो गया। अगर आचार संहिता 15 से 20 दिन की लेट होती तो हमें जल्दीबाजी की जरूरत नहीं थी। सारे अंतर्राष्ट्रीय और इतने समय में राजीव जी एक बात सोचिए, मैं कहना चाहूंगा, मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता को ये बताना चाहूंगा कि वो तो कहीं आते ही नहीं। देखिए उनकी तो जो गेंद है वो जनता के पाले में है। पांडे जी निर्दल के रूप में है। पांडे जी, गेंद अब जनता के पाले में है। जितने दावे होने थे, जितने वादे होने थे वो हो गए। थोड़ा जल्दी मुझे पूरा करना जरूरी है। ठीक है पांडे जी, बात है, थोड़ा ले ले, आपकी बात पर छोटे छोटे रिएक्शन ले ले। तो ये कह रहे हैं कि ये आपकी बात पर, आप सत्ताधारी पार्टी है, आपकी बात पर छोटे छोटे रिएक्शन ले ले, कंप्लीट कर देना है। बस ठीक है, छोटे छोटे रिएक्शन ले ले। वो कंप्लीट करने की हड़बड़ी देखिए पूरे प्रदेश ने देखी है। आपने प्रयास अच्छे किए होंगे, लेकिन वो प्रयास त्रिपाठी जी की निगाह में कैसे हैं? उन्होंने अभी बताया कि अधूरी योजनाओं पर वोट मांगने की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, और जो आपके यहाँ विकास का चेहरा था उसे आपने, उसे जो आपके यहाँ विकास का चेहरा था उसे झगड़े का चेहरा आपने बना लिया। ठीक है, आपकी बात पर छोटा छोटा कमेंट हम जरा मारूफ रजा साहब और मोहसिन साहब से लेंगे, उसके बाद हम बीजेपी और कांग्रेस की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम जरा आएंगे, ठीक है, विनय गोयल जी के पास आएंगे, उसके बाद हम जरा गरिमा जी के पास भी जाएंगे। लेकिन संक्षेप में बात सबकी हो जाए, डिबेट ये लंबी चलनी है, अलग अलग हिस्सों में अपनी बात रख लीजिएगा। मोहसिन साहब, ये जो बात कह रहे हैं चंद्रशेखर पांडे जी, अच्छी बात इनकी है कि इतनी खूबसूरती में लपेट के नेताजी को पेश कर रहे हैं, उसके बाद अखिलेश को पेश कर रहे हैं,
उसी खूबसूरती में इन्होंने विकास को वहां पेश किया कि हमने कितना डेवलपमेंट किया। एक्सप्रेसवे का उदाहरण पूरी समाजवादी पार्टी देती है, लेकिन एक्सप्रेसवे की हालिया स्थिति क्या है वो हम सब ने देखा है। इनका विकास कितना चलेगा, सबसे बड़ा टेस्ट तो इनके विकास का ही होने जा रहा है। और क्या हम पहले भी कह चुके हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनसे वही गलती हो गई हो कि ये अपने सर पर इतना भार लेकर जा रहे थे कि वो पत्थर इनके पैर पर ही गिर गया। इस वक्त विकास के जो दावों की बात हो रही है वो हमने और आपने देखा है, और इसका जवाब तो जनता ही देगी, जनता जनार्दन है, जो सही बात है। लेकिन जो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी में जो हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। अभी भी तो तकनीकी पक्ष है। अभी भी चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि ऑल इज वेल है, कुछ नहीं हुआ है। अब तो जनता के सामने है, सड़क पर आ चुकी है, चुनाव आयोग तक बातें पहुंच चुकी हैं। लेकिन एक बात है, क्योंकि सर्वे में भी ये दिखाया गया कि अखिलेश यादव सीएम के चेहरे के रूप में सबसे लोकप्रिय चेहरा उत्तर प्रदेश के अंदर माना गया। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के अंदर क्या कलह चल रही है वो किसी से छिपी नहीं है। सबसे लोकप्रिय चेहरे को सीएम का चेहरा नहीं बनाया गया। दोनों ही चीजें, दोनों चीजें, सबसे लोकप्रिय चेहरा भी है और सबसे बड़ा झगड़ा भी है। सबसे बड़ा झगड़ा कई पार्टों में बट गया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये झगड़ा खत्म होने को नहीं आ रहा। दो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के इस वक्त, सब कुछ दोगुना है, दोगुना है। तो लेकिन एक जो बात है, जो सर्वे में भी बताया गया है कि अगर समाजवादी पार्टी एक साथ लड़ती है तो बहुत मजबूत है, और अगर दो भागों में लड़ती है तो समाजवादी पार्टी का बहुत बुरा हश्र होने जा रहा है इस चुनाव के अंदर। ये तय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को करना है, नेताओं को करना है कि वो एक साथ मजबूती के साथ लड़ने जा रहे हैं, अखिलेश यादव के चेहरे के साथ लड़ने जा रहे हैं, या जो आपस में जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है वो वर्चस्व की लड़ाई चलती रहेगी और चुनाव होने के बाद फिर समझौता होगा। इस लड़ाई से जुड़ा एक दिलचस्प तथ्य हम दर्शकों को बता दें कि रामगोपाल यादव ने आज दिल्ली में मीडिया से बात की है, और जो तमाम अटकलें चल रही थी कल से लेकर अब तक, जिसमें कल नेताजी की मुलाकात मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से हुई, 3-4 घंटे वो मुलाकात चली, जिसके बारे में यह आया कि पहले वो सार्थक बातचीत हो रही थी लेकिन बाद में वो बातचीत फेल हो गई। रामगोपाल यादव ने मारूफ साहब महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा है कि कहीं कोई सुलह की कोशिश नहीं हो रही है, अब चुनाव आयोग ही ये डिसाइड करेगा। सर्वे की बात मोहसिन साहब कह ही रहे हैं, लेकिन सर्वे जैसे हालात तो नहीं दिख रहे। सर्वे में कंडीशन ये कि अगर एक होकर लड़े तो क्या एक होकर लड़ पाने के सूरत हाल है भी या नहीं है। देखिए, जिस तरीके से बीच में जो हमारे पास 4-5 दिन है वो कहीं ना कहीं हमें उस चीज को, मैं कहूँ जो गैप है उसको फिल करने की कोशिश जरूर की जाएगी, क्योंकि हर बार मैं कहता रहा हूं कि बड़े नुकसान से बचना चाहेगी सपा, वो चाहे नेताजी खुद मुलायम सिंह यादव हो, अखिलेश यादव हो, या शिवपाल यादव या रामगोपाल यादव, क्योंकि सत्ता का सुख सबको चाहिए। लेकिन जिस तरीके से यूपी का ट्रेंड रहा, राजीव आपको भी मालूम है, लगातार चुनाव में देखने को आया कि एक बार एक पार्टी की सरकार रही है, दूसरी बार बदल गई है। मैं ये कहूं कहीं ना कहीं ये जो पूरे के पूरे सर्कमस्टांसेस जो बन रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं बीएसपी या बीजेपी को वॉक ओवर देते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर ये नहीं सुलझा तो। इसलिए अभी जरूरी है कि वो कुंभा, वो सरकार और वो परिवार अगर एक प्लेटफॉर्म पर आता है तो कहा जा सकता है कि एक कमबैक की स्थिति हो सकती है, क्योंकि इनके पास एक नीट एंड क्लीन चेहरा है, वो इमेज है, तो उसको भुनाने की कोशिश की जा सकती है। उसके तर्ज पर उसके जो आधे अधूरे विकास को लेकर के जाया जा सकता है, कहा जा सकता है। लेकिन अगर पार्टी में दो फाड़ होता है तो जाहिर सी बात है फिर उसके बाद दो बड़ी पार्टियां हैं जिनको कहीं ना कहीं बिल्कुल प्लेटर की तरह एक दस्तरखान मिलेगा जो अपने आप साहब, क्या हम इसको ऐसे समझ लें कि अब तो पार्टी में दो फाड़ हो गया है? क्या अगर अब एका होता है तो बात बनेगी? दो फाड़ तो हो गया है, मामला चुनाव आयोग में है, बिल्कुल दोनों तरफ से दोनों पक्ष चुनाव आयोग पहुंच चुके हैं। अब इनके सामने बड़ी चुनौती यह है कि ये एक हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। अगर हो पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो पाते हैं तो नुकसान, चाहे वो विश्लेषक हो, चाहे वो जनता हो, पॉलिटिकल पंडित हो, सबको साफ दिख रहा है। हम छोटे छोटे रिएक्शन, चूंकि लखनऊ और देहरादून दोनों स्टूडियो को हमें जोड़ना है, हम सत्ता पक्ष की बात कर रहे हैं। देवेंद्र जी और रमेश चंद्र मिश्रा जी, हम आते हैं आपके पास, लेकिन पहले हम जरा गरिमा दसौनी जी को जोड़ लें। गरिमा जी, उत्तराखंड में सत्ता पक्ष की स्थिति क्या है? क्योंकि अभी जब गैरोला साहब विश्लेषण कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि पलायन, रोजगार, स्थायी राजधानी, शिक्षा, पानी, बिजली, ये वो मुद्दे हैं जो वोटर पर असर डालेंगे। क्या लगता है आपको, जब इन मुद्दों को लेकर वोटर जाएगा ईवीएम का बटन दबाने, तो आपकी सरकार की बड़ी छवि लेकर जाएगा, या फिर जो उत्तर प्रदेश में हम स्थिति देख रहे हैं वही कुछ कुछ आपकी भी होगी? गुटबाजी आपके यहां है, विकास जो आप दिखाते हैं वो कुछ और है, जमीन पर कुछ और है, शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी, इनकी स्थिति कुछ और है,
ये 5 साल भी निकल गए लेकिन गैरसैंण का मुद्दा अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के कोर्ट में ही बॉल जाती रही। कैसे देखती हैं गरिमा जी? देखिए राजीव जी, इस समय निश्चित तौर पर जनता जो है वो बड़ी आस के साथ माननीय हरीश रावत जी की तरफ देख रही है। इसलिए क्योंकि जिस तरह से अल्पकाल माननीय हरीश रावत जी को मिला, 2-2.5 साल का उनको समय मिला और उसमें यहाँ पर आपदा का उनको पुनर्वास भी करना था। उसके बाद जिस तरह से 18 मार्च से लेकर मई जून तक यहाँ पर घटनाक्रम चला वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन जितना भी कम समय उनको मिला और जिस तरह से उन्होंने जो विकास के नए आयाम है वो स्थापित करे, चाहे वो समाज कल्याण विभाग के माध्यम से हो, महिला और बाल कल्याण के माध्यम से हो, चाहे वो सड़कों, आज हम गर्व से कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में हमारी, मुझे लगता है कि बेस्ट सड़कें उत्तराखंड की हैं। आज हम औसतन 23 घंटे बिजली देने वाले सक्षम प्रदेशों में से हैं और जो बिजली है उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया है और वो चीपेस्ट बिजली हम दे रहे हैं। और जिस तरह से उत्तराखंडियत की बात पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने करी और जिस तरह के जमीनी व्यक्ति माननीय हरीश रावत जी हैं और यहाँ के मूल्यों को संभालने की, यहाँ की संस्कृति को संजोने की और सींचने की जो कोशिश माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, चाहे वो कला हो, संस्कृति हो, बोली हो, भाषा हो, पकवान हो, पहनावा हो, उसकी बात करने वाला, उसका इनिशिएटिव लेने वाला ये पहला मुख्यमंत्री आज आया है। और निश्चित तौर पर 2017 में कांग्रेस पार्टी नहीं लौटेगी, उत्तराखंड की जीत होगी। आप देखिएगा कि 2017 में हम भारी बहुमत के साथ आएंगे क्योंकि इस समय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के अंदर एक जुनून है, एक ऐसा मनोबल बढ़ा हुआ है कि वो चुनावी समर में कूदने के लिए तैयार है। जी गरिमा जी, आपकी बात पर हम मारूफ साहब और अनूप जी से टिप्पणी लेंगे, साथ ही साथ हम विनय गोयल जी को भी जोड़ेंगे। लेकिन दो चीजें, एक तो ये कि कल जब मुख्यमंत्री हरीश रावत प्राइम न्यूज के साथ बातचीत कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे, जिसका जिक्र पिछली डिबेट में भी आया, कि नोटबंदी का असर इस बार साफ साफ दिखाई देगा और अगर नोटबंदी ने असर दिखाया तो फिर बीजेपी के पक्ष में चीजें चली जाएंगी। वो विश्लेषण उनका थोड़ा अलग था क्योंकि उनके पास नई करेंसी है वगैरह वगैरह। एक और दूसरा ये कि विपक्ष, खासतौर से बीजेपी की पूरी कोशिश ये है, जवाब दीजिएगा आराम से, कि भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री की छवि को कटघरे में खड़ा किया जाए और करती भी रही है बीजेपी। इसका मुकाबला आप कैसे करेंगे? कल जंतर मंतर पर देश की राजधानी दिल्ली में अभी तक का जो कार्यक्रम था, आगे क्या है हमें पता नहीं, एक दिन के उपवास पर बैठना था मुख्यमंत्री को। अब अगर कोई तब्दीली आ जाए तो हम कह नहीं सकते कैसे होगा। मुख्यमंत्री की छवि ही अगर भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर कटघरे में हो, बार बार एक स्टिंग ऑपरेशन की चर्चा होती हो, बीजेपी का ऊपर से लेकर नीचे तक का नेता कार्यकर्ता उसका जिक्र करता हो, विकास जिसके बारे में अभी अनूप जी ने कहा उसकी स्थिति यह हो, नोटबंदी का असर खुद चीफ मिनिस्टर मानते हो, तो आप ये कैसे मानेंगे कि जीत आपकी सुनिश्चित है और जनता सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही है? देखिए राजीव जी, जरा मुझे समय दीजिएगा, ये लंबा प्रश्न आपने मुझसे पूछा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का उससे तात्पर्य क्या था नोटबंदी का। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना यह था कि नोटबंदी की वजह से आज त्राही त्राही हो रखी है और आज आम आदमी परेशान है, लेकिन वो चुप है। वो चुप इसलिए है क्योंकि भाजपा केंद्र में है और हर एक आदमी जो भाजपा के खिलाफ या नोटबंदी के खिलाफ बोलता है उस पर देशद्रोह का एक तमगा लगा दिया जाता है, उस पर चस्पा कर दिया जाता है देशद्रोह का एक मुकदमा। इसलिए सब चुप हैं, लेकिन वोटर साइलेंट है और वो अपने मतदान केंद्रों में दिखाएगा कि उसके वोट में कितनी ताकत है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का तात्पर्य था। और निश्चित तौर पर वो पॉइंट जो आपने बताया कि सबकी धनराशि कूड़ा करके या मिट्टी करके भाजपा ने अपने आप को प्रबल बनाया है, अपने लोगों को पैसा पहुंचाया है और इस समय इलेक्शन में वो उस बल का भी पूरी तरह से प्रयोग करेगी। मैं स्टिंग की बात पर आऊंगी राजीव जी। आपने कहा स्टिंग का जिस मुख्यमंत्री पर, देखिए उत्तराखंड का साक्षरता प्रतिशत जो है बहुत ऊंचा है और लोगों के समझ में एक बात आती है कि जब यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा तो वो स्टिंग के बेस पे लगा। जब स्टिंग उजागर हुआ तो यहां पर राष्ट्रपति शासन थोप दिया गया यहाँ के लोगों पर, उत्तराखंड के लोगों पर, और फिर आज राष्ट्रपति शासन नहीं है, वापस हरीश रावत की सरकार है। इसका मतलब कि ऑटोमेटिकली उनके ऊपर से सारे दाग जो आरोप थे घोटालों के वो सारे साफ हो जाते हैं। हमने बार बार भाजपा से कहा है कि अगर इतने भ्रष्टाचार कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इतना घोटाला कर
दिया है, तो न्यायपालिका अभी है, खुले हैं दरवाजे, जाइए हाई कोर्ट में, गरिमा जी, सुप्रीम कोर्ट लेकिन सवाल में ये और दर्ज कराइए अगर देखिए आपके गरिमा पास जी, प्रमाण सवाल है, ये तथ्य है, कोई प्रूफ नहीं, है वो माननीय ठीक है कि मुख्यमंत्री जी राष्ट्रपति के खिलाफ। शासन बहाल हो गया और अब आप सरकार चला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी सरकार चला रही है, चुनावों का ऐलान हो गया, लेकिन यह भी तो सही है कि स्टिंग को लेकर मामला जो है वो सीबीआई तक है और सीबीआई बार बार नोटिस कर रही है और उसी मामले को लेकर विपक्ष जो है वो ये कोशिश बार बार करता है। भाई उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं तो सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक एक बात मोटा मोटी ये कहता है कि मुख्यमंत्री की छवि बेदाग है, मुख्यमंत्री की छवि पर कोई दाग नहीं है, लेकिन यही बात उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में नहीं की जा सकती। क्या इस बात का नुकसान आप लोगों को होगा? नहीं, निश्चित तौर पर हमारे हरीश रावत जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि जो है बिल्कुल बेदाग है। आरोप भाजपा चाहे कितने भी लगाए, आपने सीबीआई की बात कही तो मैं कहना चाहती हूं कि सीबीआई जो ये इस तरह का कर रही है, इससे उत्तराखंड की जनता आहत है और वो जानती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल निर्दोष हैं और उनको कॉर्नर करने की, उनके साथ, उत्तराखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने की कोशिश की जा रही है। और निश्चित रूप से आप देखिएगा कि जनता इसका जवाब देगी और सीबीआई जो कुछ भी ये कर रही है इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। वो जितना उधर मुख्यमंत्री जी को परेशान कर रहे हैं समन दे देकर, उतना ही यहाँ जनता जो है वो केंद्र सरकार को इसका मुंहतोड़ जवाब देगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी पर कुछ भी सत्यापित नहीं हो पाया। अगर उस सीडी में एक उंगली मुख्यमंत्री जी के ऊपर उठ रही है तो 4 उंगलियां जो है बीजेपी के ऊपर उठ रही है, कैलाश विजयवर्गीय पे उठ रही है, विजय बहुगुणा पे उठ रही है, उनके बेटे साकेत बहुगुणा पे उठ रही है और की और गेम प्लान की और षड्यंत्र की उसमें बात की जा रही है। अब तो जितनी उंगलियां उठ रही हैं, सीबीआई को वोटर कितनी उंगलियां देखता है नहीं देखता है, ये महत्वपूर्ण है। होगा। ठीक है, हम कांग्रेस पार्टी के लिहाज से उत्तराखंड में मारूफ जी का एक छोटा सा कमेंट लेते हैं। मारूफ जी, नहीं डैमेज हमको हुआ ही नहीं। राजीव जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी। राजीव जी, मुझे आधा मिनट, राजीव जी मुझे आधा मिनट दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सीडी की वजह से, हाँ, यहाँ पर सीडी की वजह से उत्तराखंड में क्योंकि डैमेज नहीं पहुंचा पाई, भाजपा को लगा उनको कोई ब्रह्मास्त्र मिल गया है सीडी के रूप में, लेकिन डैमेज यहाँ नहीं हुआ सीडी की वजह से। माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती गई उनके जनहित के कार्यों की वजह से। उसका प्रतिफल आपने देखा कि चुनाव का समय आया भी नहीं था, यहाँ 16 से ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों की दंड बैठक कराई गई, 1 महीने में 4 बार अमित शाह जी को आना पड़ा। तो आप लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति इतना जमीनी नेता है कि इतना लोकप्रिय है और विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है कि उसकी लोकप्रियता से ये हम चाहेंगे कि विनय गोयल को स्क्रीन पर लाया जाए। ठीक है गरिमा जी, ठीक है मैम, ठीक है, हम चाहेंगे कि विनय गोयल जी को स्क्रीन पर लाया जाए। तब तक हम मारूफ जी से जवाब लेते हैं। मारूफ जी, कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति दिख रही है, क्या वो इतनी ही कंफर्टेबल है या फिर हर एक राजनीतिक दल, खासतौर से सत्ताधारी दल, चुनावों में वो हौसला दिखाता है, ये सिर्फ उतना ही है? चुनौतियां हरीश रावत के सामने भी कुछ कम नहीं हैं। अभी जैसे अनूप जी मुद्दे गिना रहे थे, पलायन का बहुत बड़ा मुद्दा है, इसे कांग्रेस पार्टी भी एड्रेस नहीं कर पाई। रोजगार, विकास को रोजगार से जोड़ना, ये उत्तराखंड में नहीं हो पाया। स्थायी राजधानी रीजन चाहे जो दिया जाए, 1-2 सत्र आपने करा लिए, लेकिन आप गैरसैंण अपनी कैपिटल को नहीं ले जा पाए, ये आज की तारीख का सच है और इस चुनाव में भी मुद्दा बनेगा। शिक्षा, पानी, बिजली का मुद्दा, ठीक है गरिमा जी कह रही हैं कि हम 23 घंटे बिजली देते हैं, लेकिन जो आम जनता है वो जानती है कि कितनी बिजली मिलती है। देखिए गरिमा जी की अपनी मजबूरियां, जाहिर सी बात है, उनको डिफेंड करना भी चाहिए, वो अपनी पार्टी की प्रवक्ता है, उनको अपनी बात रखनी भी चाहिए मजबूती से। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस आई है, ठीक है, हरीश रावत के पास सबसे प्लस पॉइंट ये है कि 2.5 साल 2 से 2.5 साल का वक्त, कि हमें 5 साल नहीं मिले, हमें सिर्फ 2.5 साल का हमारा रिपोर्ट कार्ड और उतने कम वक्त में आपदा को कंट्रोल करना और दोबारा से सारी चीजें जो है रीऑर्गेनाइज कर देना, ये एक कह सकते हैं कि एक बढ़िया एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। गैरसैंण की राजधानी का मामला, ठीक है, सत्र कराए गए और लगातार उन पर बातें भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी संजीदगी वो नहीं दिखाई दी, क्योंकि अगर आप संजीदा हैं और संजीदा थे तो उसका जिक्र मैनिफेस्टो में होना चाहिए, जो कि नहीं है। दूसरी बात, कंफर्ट जोन में वहां आ जाते हैं जहां पर खुद नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, पीएम, और वहां पर जाकर जिक्र कर देते हैं कि स्कूटर भी पैसा खाता है। वहां पर जो उड़ता हुआ तीर उल्टा आकर के पड़ जाता है और बीजेपी असहज हो जाती है और कांग्रेस फिर दोबारा से अपने आप को जीवंत महसूस करती है। तो ये 2 ऐसी बड़ी चीजें हैं जो कमबैक की तरफ है, लेकिन वोटर इतना ज्यादा वहां का सजग है इन तमाम मुद्दों को लेकर के, और जिस तरीके से वहां पर भी सरकारों का रिपीटेशन राजीव नहीं होता है, तो अगर यह बात हुई
तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और अगर कांग्रेस और हरीश रावत इस बात को मजबूती से कह पाने में सामर्थ्य दिखा पाते हैं कि उनके पास सिर्फ 2-2.5 साल था, पूरा समय नहीं मिला, इसलिए वो विकास नहीं पहुंचा। हालांकि लगातार वो विकास की बातें कर रहे हैं, मेल मिलाप की बातें करते हैं, कई योजनाएं भी करी हैं, लेकिन उन योजनाओं का जो असल जो टेस्ट है वो जनता के सामने, जो जनता देगी। हम विनय गोयल साहब के पास जाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मोहसिन साहब, हम आपसे समझना चाहते हैं, आपके भी कई दौरे उत्तराखंड में हुए हैं। एक तो उत्तराखंड की जो धरती है वो चुनाव के लिहाज से कहां खड़ी है, इसका आकलन करिएगा। दूसरा ये कि अभी मारूफ जी बता रहे थे कि वहां भी कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है। मेरे जहन में ये आ रहा था कि सरकारों के रिपीट न होने का एक पॉजिटिव पक्ष ये है कि उससे कई बड़े चेहरे प्रदेश की राजनीति में खड़े हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि जिस पार्टी की सरकार आती है उसके चेहरे खड़े हो जाते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी के पास तो इसका तजुर्बा बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने जितनी सरकारें चलाई हैं, हर सरकार में 2-3 मुख्यमंत्री बदले हैं, लिहाजा बड़े कद के चेहरे उनके यहां बहुत ज्यादा हैं। अब आप अपनी बात कहिए सर। राजीव जी, ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस का जो खासतौर पर हरीश रावत का जो 2-2.5 साल का कार्यकाल रहा है, उसकी उपलब्धियां जनता तक वो कैसे पहुंचा पाते हैं, अगर कुछ है तो ये जनता डिसाइड करेगी कि विकास हुआ है नहीं हुआ है, जो वहां की लोकल दिक्कतें हैं उसमें कुछ सुधार आया है या नहीं आया है। लेकिन जो कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी कही जा सकती है, या जो बगावत कांग्रेस के अंदर हुई, जो 9 मजबूत विधायक कांग्रेस के टूटकर बीजेपी में गए, उससे वो जो नुकसान कांग्रेस को हुआ है उसकी भरपाई कांग्रेस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी को उससे कितनी मजबूती मिली है या नहीं मिली है, जनाधार भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है या घटा है उन 9 विधायकों के जाने के बाद, अपने टिकटों में किस तरीके से वो बैलेंस करती है। बहुत सारी चीजें कांग्रेस के सामने भी दिक्कतें हैं, भारतीय जनता पार्टी के सामने भी बहुत सारी दिक्कतें हैं कि उन्हें बैलेंस कैसे करेंगे। वो कांग्रेस के सामने यह दिक्कत है कि वो मजबूत जो नेता कांग्रेस से निकलकर भारतीय जनता पार्टी के पास गए, चाहे वो बिल्कुल कहें, हरीश रावत कहें कि कोई नुकसान नहीं हुआ कांग्रेस को, मजबूती मिली है इसमें जी, कि कांग्रेस पार्टी को नुकसान तो हुआ है, लेकिन कांग्रेस के नुकसान का फायदा बीजेपी को उसी रेशियो में मिला है जिस रेशियो में नुकसान हुआ है। इस पर बीजेपी ज्यादा बोलने को तैयार नहीं। कांग्रेस में एक और दिक्कत है इस वक्त, एक धड़ा हो गया हरीश रावत, सरकार और संगठन दोनों आमने सामने हैं, किशोर उपाध्याय और हरीश रावत की खटपट, और इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा, निश्चित तौर पर होगा। और ये जनता के बीच में ये मैसेज है कि सरकार और संगठन आमने सामने खड़े हैं और इसका नुकसान निश्चित तौर पर जनता में जाएगा और नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा। क्योंकि ये संगठन की तरफ से आरोप लगते रहे हैं किशोर उपाध्याय और हरीश रावत के बीच में जो खेल चल रहा है वो किसी से नहीं छिपा। कांग्रेस की ये कोशिश है कि हरीश रावत मतलब कांग्रेस उत्तराखंड के अंदर, इस सबसे पार कैसे कांग्रेस पाएगी, ये देखने वाली बात है। राजनीति की खूबसूरती ये होती है मारूफ साहब, हम अपने दर्शकों के लिए बता दें कि यहां सारे खेल छिपाकर करने की कोशिश होती है, लेकिन कोई खेल यहां छिप नहीं पाता है, वो सब कुछ जनता के सामने आ जाता है। हम लखनऊ लौटे, इससे पहले हम विनय गोयल साहब का जवाब जरूर लेना चाहेंगे। विनय गोयल साहब, क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास जोश, उत्साह और नरेंद्र मोदी के चेहरे के अलावा? हालांकि बीजेपी में कद्दावर चेहरों की कोई कमी नहीं है, 5-6 पूर्व मुख्यमंत्री सबसे यहां आपके ज्यादा हैं, और कांग्रेस पार्टी में जो टूट हुई उससे भी आपके यहां इजाफा हुआ। इसका हरीश रावत का विरोध एकमात्र एजेंडा होगा, या फिर बीजेपी के पास अपना भी कोई रोड मैप है इस चुनाव को लेकर जिस पर बीजेपी जाएगी? राजीव भाई, मैं आपके प्रश्न का जवाब एक प्रश्न से ही देना चाहूंगा। क्या नहीं है बीजेपी के पास? बीजेपी के पास वो सब कुछ है। उसके पास निष्ठावान कार्यकर्ता है, उसके पास मजबूत संगठन है, संगठन में समन्वय है, आपस में भाईचारा है, एक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की हमारे अंदर क्षमता है, और प्रखर राष्ट्रवाद है हमारे साथ। और जिस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं, पिछला ये तो अभी गरिमा जी कह रही थी कि उन्हें कम समय मिला, हम तो ईश्वर के शुक्रगुजार हैं कि उन्हें कम समय मिला, वरना थोड़ा और ज्यादा समय मिल जाता तो शायद वो उत्तराखंड को बेचकर निपटा देते। आज उत्तराखंड को जिस प्रकार कर्ज के गर्त में डुबाने का काम हरीश रावत जी ने किया है, और हरीश रावत जी ना अपना सरकार संभाल पाए, ना अपने विधायकों को संभाल पाए, ना अपने संगठन को संभाल पाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सत्ताधारी दल के 10 विधायक टूटकर अपोजिशन पार्टी में चले गए। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी या उत्तराखंड के इतिहास में
कहीं कोई ऐसी घटना देखने को नहीं मिली। और जिस प्रकार के भ्रष्टाचार के रोज नए कीर्तिमान, भ्रष्टाचारियों को खुला संरक्षण, शराब माफियाओं को खुला संरक्षण, खनन माफियाओं को खुला संरक्षण, नारी निकेतन में महिलाओं के साथ जिस प्रकार से बलात्कार की घटना हुई, वो गर्भवती हुई, उनके भ्रूण को गड्ढे में दबा दिया गया, छुपाया गया, इस प्रकार की शर्मनाक घटनाएं पूरी हुई। और जिस प्रकार से आपदा राहत के पैसे की जिस प्रकार से बंदर बांट हुई, अपने चहेतों को पैसा बांट दिया गया और ये पता चल जाने पर कि गलत लोगों को पैसा दे दिया गया है, उसके बावजूद भी वो पैसा रिकवरी नहीं किया गया, उल्टा कैबिनेट की बैठक बुलाकर उस पैसे को माफ करने का काम किया गया। आपदा राहत के पैसे में इस प्रकार के घोटाले हुए, चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, देखिए हर चीज में भ्रष्टाचार। नहीं विनय साहब, ऊर्जा के निगम के विनय साहब दिक्कत ये देखे होंगे। नहीं विनय साहब, अब राजनीति के खेल अजीब है। देखिए दिक्कत यह है कि कल तक जिन चीजों को आरोपों के कटघरे में खड़ा किया जाता है, जिस नेता को आप आरोप के कटघरे में खड़ा करते हैं, उसी नेता को फिर आप जब अपना लें तो फिर वो आरोप, उन पर सफाई भी आप ही की बनती है। आपदा प्रबंधन को लेकर बीजेपी ने भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए, ये किसी से छिपे हुए नहीं है। 6:30 बजे प्राइम न्यूज पर जो उत्तराखंड की बड़ी डिबेट जाती है, उसमें सैकड़ों बार ये मुद्दे डिस्कस हुए हैं, लेकिन उन्हीं विजय बहुगुणा को आपने अपनी पार्टी में ले लिया। जब जनता आपसे यह जवाब करेगी तो आपके पास, ये सवाल करेगी तो आपके पास क्या जवाब होंगे? अभी प्रधानमंत्री ने देहरादून की रैली में स्कूटर प्रकरण को लेकर क्या किया, मारूफ जी ने जिक्र किया, क्या जवाब आपके पास होगा? अभी गरिमा जी कह रही थी और अभी गैरोला साहब भी कह रहे थे कि नोटबंदी को लेकर एक अंडर करंट है, लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, इसका क्या जवाब होगा? इन चीजों के बारे में बताइए ना सर। इस कंट्राडिक्शन को कैसे, उत्तर प्रदेश में एक सवाल पूछा जाता है बीजेपी से कि आपके पास चेहरा कौन है, यही सवाल उत्तराखंड में आपके पास है कि अगर इतने दिग्गज चेहरे हैं तो कम से कम एक चेहरे को प्रोजेक्ट करके चुनाव के मैदान में उतरिए। राजीव भाई, ये पार्टी की रणनीति है और जब कोई भी पार्टी चेहरा सामने रखकर चुनाव लड़ती है तो जरूरी नहीं उसमें सफलता मिले। अगर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में शीला दीक्षित जी को अपना चेहरा डिक्लेयर किया है तो उससे उनको क्या फायदा होने वाला है? हालांकि ये मेरे उत्तर प्रदेश के जो मित्र हैं उनका विषय मैं इसको छूना नहीं चाहता, लेकिन चेहरा दिखाना और चेहरा, जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने तो तब कौन से वो चेहरा थे, या जब 2002 में, 2007 में, 2012 में कांग्रेस ने कौन सा चेहरा सामने रखकर चुनाव लड़ा था? कोई चेहरा आज तक चुनाव सामने नहीं रखा, कोई चेहरा सामने। तो कांग्रेस का ही अनुसरण और अनुकरण कर रहे हैं। जनता पार्टी अपने कमल के निशान के आधार पर चुनाव लड़ेगी और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का देवेंद्र जी अरे देवेंद्र जी एक मिनट हो जाने दीजिए, विनय जी से बात हो जाने दीजिए। ये पता चल जाएगा, सर्वे शाम को आने वाले हैं, ओपिनियन पोल शाम को आने वाले हैं। जरा देख लीजिएगा, ओपिनियन पोल आया था उसको भी जरा देख लीजिएगा, सब पता चल जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी की रैली में जो लोग उमड़ आ रहे हैं वो जवाब खुद दे रहे हैं और आपको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की नंबर 1 पार्टी है। नोटबंदी के कारण भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश से सूखा साफ होने वाला है और कांग्रेस जनता अपने समय का वोट का समय। एक मिनट देवेंद्र जी प्लीज, भाई आप उत्तर प्रदेश से सीधे उत्तराखंड क्यों जा रहे हैं? अच्छा विनय जी एक बात बता दीजिए, ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि आप तो जमीन से जुड़े नेता हैं। समय पूरा लिया इन्होंने, यही इनके साथ समस्या नहीं, ये बताइए। यही समस्या है कि पूरा समय, आधे से ज्यादा समय इन्होंने ले लिया और जब हमारा छोटे से राज्य का समय आया तो छोटे भाइयों पर इतना भी रहम करने को तैयार नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत समय नहीं विनय जी, पूरा समय में अपनी बात पूरा समय। विनय जी ये बताइए कि नोटबंदी का क्या होगा? नोटबंदी का अंडर करंट आपके पक्ष में जा रहा है या फिर? नोटबंदी का पॉजिटिव अंडर करंट है राजीव भाई, मैं बार बार ये कह रहा हूं, नोटबंदी का पॉजिटिव अंडर करंट है। इसी कारण से नरेंद्र मोदी जी की रैलियों में इतनी भारी भीड़ उमड़ रही है, वरना अगर ऐसा ना होता तो आपने भी राजनीतिक विश्लेषण किया होगा, बहुत आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अगर कोई भी निर्णय जनता के खिलाफ होता है तो लोग उसका खुलकर विरोध करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ने विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन जनता साथ में है क्योंकि वो जानते हैं कि ये देश हित में है। ठीक है, छोटा कमेंट विनय जी बने रहिएगा। मारूफ साहब ये नोटबंदी का क्या होगा उत्तराखंड में? अब तक जो तस्वीर आ रही है वो क्या है? कई बार हमने जब विश्लेषण देखा और किया, बस आ रहे हैं विनय जी, आ रहे हैं, प्लीज आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, बने रहिएगा, बस आ रहे हैं, 2 मिनट में आ रहे हैं।
कि वहां देखिए पूर्व सैनिक ज्यादा हैं, उन्हें मनी ऑर्डर और पे ऑर्डर वगैरह ज्यादा पहुंचता है, बैंकों की उतनी सुविधा नहीं है। नोटबंदी का भले ही उतना असर न देखा गया हो, लेकिन जितनी भी परेशानी हुई है, चूंकि वो करप्शन और काले धन पर चोट थी, इसलिए जनता खुश होकर इस तरफ वोट करने का काम करेगी, या फिर अपने ही पैसे के लिए लोग लाइन में खड़े हो गए तो नाराज होकर दूसरी तरफ वोट करने का काम करेंगे। देखिए बिल्कुल अंडर करंट है, और हालांकि विनय जी कुछ भी कहते रहे, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि जो है पूरी तरीके से टूरिस्ट प्लेस है। वहां पर बाहर से आने वाले सैलानियों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में ये मौका जब पड़ा और ये सारा नोटबंदी का मामला शुरू हुआ, तो सबसे ज्यादा दिक्कत उसको हुई, क्योंकि पहली बात वो इन तमाम चीजों से अनभिज्ञ था। वो आ गया यहाँ पर, उसे पता ही नहीं था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वो जो पैसा लेके आया वो पैसा बेकार हो गया। और वहां पर बैंकों की व्यवस्था ऐसी है नहीं कि वो आपको मिले, तो कहीं ना कहीं वो जो विनय जी आ रहे हैं, बस 2 मिनट वेट करिए, आ रहे हैं, आपके पास बना रहेगा। और उसका कहीं ना कहीं देखिए जनता के सामने फिक्र ये है कि वो किस तरीके से अपने रोजमर्रा की दिनचर्या को निकाले। वो धरने प्रदर्शन पर नहीं बैठेगी, अगर वहां चली गई तो उसका घर का चूल्हा नहीं जलेगा। हालांकि ये अलग बात है कि जब चुनाव पड़ेंगे तो जनता का आखिरी मोमेंट पे क्या डिसीजन होता है वो जनता तय करेगी। लेकिन जिस विकास को या जिस बात को आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, विनय जी की पार्टी पे लगातार ये आरोप लगता रहा विनय जी कि जो विपक्ष जो बैठा है वो तो मित्र विपक्ष है। तो अगर आप 2.5 साल के पहले की बात करते हैं तो 2.5 साल का पूरा एक बड़ा जमावड़ा अब आपके खेमे है। और उस वक्त आपकी जो भूमिका थी वो मित्र विपक्ष की थी, तो उस छवि से आप कैसे बचेंगे? अग्रेसिव आप हुए, आपने मजबूती की सारी बातें कही, लेकिन उस मजबूती के पीछे सबसे बड़ा मजबूत आधार आपके पास केंद्र की मजबूत सरकार थी। जब केंद्र से मंत्रियों का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, खुद प्रधानमंत्री का दौरा शुरू हुआ तो मित्र विपक्ष की भूमिका से निकलने की आपने कोशिश की, तो कहीं ना कहीं उस कटघरे में जनता आपको भी लेगी। वो जो मुद्दे हैं उन मुद्दे में सहभागिता आपकी भी है, चाहे वो गैरसैंण का मामला हो, पलायन का हो, मैदानी वर्सेस पहाड़ी का हो, रोजगार का हो, शिक्षा का हो, शिक्षकों का पहाड़ी इलाकों में जाने का ना हो, डॉक्टरों का पहाड़ी इलाकों में जाने का ना हो। तो जाहिर सी बात है लगातार जनता इसी वजह से एक सरकार पर भरोसा नहीं कर पाती और मजबूरन उसको दोबारा चेंज करना पड़ता है। तो इस बातों पर आप भी घिरेंगे। ठीक है, ये जो हमारा मेगा कवरेज है ये लगातार जारी है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और तारीखों के ऐलान होते ही जो राजनीतिक दलों की रणनीतियां हैं वो बननी शुरू हो गई हैं। हालांकि ज्यादातर राजनीतिक दलों ने, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो सभी बड़े राजनीतिक दल हैं, उन्होंने चुनाव की इन घोषणाओं का स्वागत किया है। हां, एक चीज जरूर है जिस पर अलग अलग राजनीतिक दलों ने आपत्ति दर्ज की है, और वो ये कि चुनाव से 3 दिन पहले बजट क्यों आ रहा है, और क्या केंद्र बजट के जरिए कोई ऐसा मैसेज दे सकता है जिससे चुनावों पर कोई प्रभाव पड़ सकता हो। और कई सारे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने चुनाव आयोग से यह अपील की है कि इस बजट को रोका जाए या फिर तारीखों में कोई फेरबदल किया जाए। इस हिस्से पर भी हम आएंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार ये जो मेगा कवरेज है लगातार जारी है।